हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी क्वेस्ट, क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू एस बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे और हर एक कंसेप्ट को समझाया जाएगा। यानी कि बैंकिंग के क्वेश्चंस को अब रटने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए इस क्वेस्ट पर और देखिए कि बैंकिंग को कितने आसान और सरल लैंग्वेज से समझाया जा सकता है। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, इस क्वेस्ट चैनल पर आपको क्या मिलेगा तो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस आप कर सकते हैं यहाँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अनअकैडमी। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं और हर कैटेगरी में आपको बेस्ट एडुकेटर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आपके लिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप इस चैनल, इस लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 12 महीने यानी 1 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6,000 उसकी फ़ी, और अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो 7200 रुपये है। जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे RPK10 तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 1 साल के लिए जहाँ पर फ़ी थी 6,000 रुपये, वहाँ आपसे लिया जाएगा 5,400 रुपये, और 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200 रुपये, वहाँ पर लिए जाएंगे 6,480 रुपये। तो याद रखिएगा, मेरा ये रेफरल कोड RPK10 जो कि किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन पर एप्लीकेबल है। दोस्तों, आज जो हम सेगमेंट लेकर के आए हैं, सेशन लेकर आए हैं, वो है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक में हम लोग को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा बैंकिंग का इतिहास जानना है। हिस्ट्री ऑफ बैंक में हम देखें तो हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ कब? 1947। उससे पहले हमारे देश में ब्रिटिशियन का शासन है, उससे पहले मुगलों का शासन है, उससे पहले पुर्तगाली या डच आए। लेकिन हमारे देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली स्टार्ट हुई है मुगलों के समय। मुगलों के समय में हमारे देश में बहुत ज़्यादा उभरा कौन? तो मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स का बहुत ज़्यादा प्रकोप था हमारे देश में। वो जितना लोगों को लोन देता था, कर्ज देता था, उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुने रेट पर वापस लेता था। पता चला कि जो लोग कर्ज लेते थे उनकी सारी संपत्ति इसी में बिक गई। लेकिन इस मनी लेंडर्स के सिस्टम को बहुत बड़ा आघात लगा जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप हुआ। ब्रिटिशियन कितना भी था तो पढ़ा लिखा था, वो कह रहा था कि जब बैंकिंग सिस्टम है तो फिर ये मनी लेंडर्स के पास लोग क्यों जाए। तो यूरोपियन प्रणाली के आधार पर हमारे देश में 2 सिस्टम बनाया गया, यानी कि 2 एजेंसी खोली गई। कहाँ? तो कलकत्ता। पहले कलकत्ता था, अभी कोलकाता हो गया। भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता। वहाँ पर 2 एजेंसी बनाई गई। ये लोगों को कर्ज देता था, लोगों से डिपॉजिट लेता था। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई है 1600, और 1603 ईस्वी में यानी कि 17वीं शताब्दी में ये काम हुआ भारत देश में कि 2 छोटा छोटा एजेंसी बनाया गया। और इन एजेंसियों का काम होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको कर्ज देना, उनसे डिपॉजिट लेना। लेकिन अंग्रेज थे तो अंग्रेजियत वाली सिस्टम थी उसके पास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बनाया था कि जिनके पास औजार होगा, हथियार होगा, अस्त्र शस्त्र होंगे, वही लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय रहेंगे। फिर अंग्रेजों के द्वारा ये जो सिस्टम लाया गया उसमें देखा गया क्या कि हथियार आएगा कहाँ से? तो कहा कि हमसे कर्ज ले लो, हमसे कर्ज ले लो, फिर हम ही से हथियार खरीदो। अंग्रेजों वाली नीति थी, जिस कारण से वो सिस्टम बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। फिर 17वीं शताब्दी में देखें तो बस यही एजेंसी का काम हुआ है। अगर हम लोग आए तो 18वीं शताब्दी यानी कि सन 1770 भारत देश में एक कंपनी आई जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। इस कंपनी ने कहा कि भारत में एक बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, और फिर अंग्रेजों ने क्या किया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको खारिज कर दिया। एक्चुअली जो अलेक्जेंडर था उसने कहा कि एक बैंक होगा जिस बैंक का नाम होगा अलेक्जेंडर एंड कंपनी बैंक, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सहमति नहीं दिया। फिर इसी अलेक्जेंडर एंड कंपनी के 80% कैपिटल यानी कि 80% कैपिटल को लेकर के भारत देश में एक बैंक बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिस बैंक को नाम दिया गया भारत का पहला बैंक
और बैंक का नाम क्या था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आप किताबों में देखिएगा बहुत सारा बैंक मिलेगा, अवध कमर्शियल बैंक, ये बैंक वो बैंक, लेकिन हम लोग अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो याद रखेंगे कि भारत देश का पहला बैंक कौन सा? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि सन 1770 में बना है। किसके सहयोग से बना? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के 80% कैपिटल के सहयोग से भारत देश का यह पहला बैंक बनाया गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो आप याद रखिएगा कि भारत देश का पहला बैंक कौन सा? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 18वीं सदी में बना है, 18वीं सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में बना, सन 1770। लेकिन बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो तुरंत ही फेल हो गया, शीघ्र ही असफल हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीयों को पता ही नहीं था कि बैंक भी होता है जहां कि हम पैसा रखते हैं। फिर क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में सन 1806 में भारत देश में एक बैंक बनाया गया, जिस बैंक का नाम था क्या? तो बैंक ऑफ बंगाल। और ये 3 महानगर, उस समय में 3 ही महानगर थे, दिल्ली बना नहीं, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली बना है कब? तो 1911 में। यानी कि सन 1806 में एक बैंक बना, बैंक ऑफ बंगाल। सन 1840 में एक बैंक बना, जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में एक बैंक बना, बैंक ऑफ मद्रास। यही तीनों जगहों पर, महानगरों में बैंक बनाए गए, क्योंकि यहां पर जो जल मार्ग अवेलेबल था, यानी कि वाटरवेज, जो व्यापार होती थी वो समुद्री रास्तों से ही होता था। तो इन्हीं तीनों जगहों पर यह बैंक बना, सन 1806, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। लेकिन ये तीनों बैंक भी नहीं चल पाया, यानी लॉस में था। और फाइनली क्या हुआ कि इन तीनों बैंक को भी मर्ज कर दिया गया। और तीनों बैंक जो है उस समय में कहलाता क्या था? तो प्रेसिडेंसी, अध्यक्षता वाली बैंक। यानी कहने का मीनिंग क्या था कि इन्हीं तीनों बैंकों के पास नोट छापने का भी अधिकार था। करेंसी नोट भी कौन इशू करता? तो यही 3 बैंक। बैंकों से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन थी, यानी कि बैंक को क्या करना है नहीं करना, वो रेगुलेटिंग पावर सारा इन्हीं तीनों बैंक के पास था। ब्रांच भी यही तीनों बैंक खोलता था। इसीलिए उस समय की हम बात करें तो सेंट्रल बैंक का कोई कंसेप्ट ही नहीं। हमारे भारत देश में आरबीआई बना है 1935 में, यानी कि हम बात करें तो इसका कंसेप्ट आया कब? तो 1934 में। तो सेंट्रल बैंक नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो यही 3 बैंक थे जो कि बैंकों का सारा काम करता था। तो उस समय में इन तीनों बैंकों को कहा क्या गया? प्रेसिडेंसी बैंक। याद रखेंगे हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक में कौन कौन सा बैंक? 1806 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। अब देखिए ये जो प्रेसिडेंसी बैंक बना है, इसी प्रेसिडेंसी बैंक के पास नोट छापने का अधिकार था। अगर हम करेंसी नोट की बात करें तो भारत देश में बहुत समय पहले ही करेंसी नोट आया था। आप देखिएगा तो 1542 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी करेंसी नोट निकाला गया था। ये एक सनकी शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, इस समय में चमड़े के नोट, चमड़े के सिक्के निकाल दिए गए। इस तरीके से बहुत समय में अलग अलग करेंसी नोट निकाला गया। लेकिन ऑफिशियल करेंसी की बात करें तो भारत देश में 1862 यानी कि 1862 में करेंसी नोट इशू हुआ है। इसीलिए करेंसी नोट से रिलेटेड जो एक्ट है वो कौन सा? तो करेंसी नोट एक्ट 1861। यानी कि करेंसी नोट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो करेंसी नोट से रिलेटेड एक्ट कौन सा? तो करेंसी नोट एक्ट 1861। दूसरा कि कंसेप्ट है क्वाइन से रिलेटेड एक्ट कौन सा है? तो इंडिया में क्वाइनेज एक्ट 1906। याद रखिएगा ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता हमेशा। करेंसी नोट से रिलेटेड एक्ट कौन सा? करेंसी नोट एक्ट 1861। और क्वाइन से रिलेटेड एक्ट कौन सा? क्वाइनेज एक्ट 1906। यानी कि भारत में ऑफिशियल तरीके से जो पेपर करेंसी नोट छापी गई वो 1862। अब क्या था कि ये जो प्रेसिडेंसी बैंक बना है, इससे पहले हमारे देश में चलते थे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे मोती जवाहरात। लेकिन उस समय के कुछ चिंतनकर्ताओं ने कहा कि अगर हम ये गोल्ड क्वाइन को चलाते रहेंगे तो एक समय में जो ये गोल्ड है बहुत ही बहुमूल्य धातु है और एक समय में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो कहा कि इस गोल्ड को रखो और इसके एवज में करेंसी नोट इशू करो। और इसी मॉडल को आगे हम बताएंगे कि इसी मॉडल को कहा गया PRS, यानी कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, अनुपातिक आरक्षित प्रणाली। यानी जिस रेशियो में करेंसी नोट छापा जाएगा उसी करेंसी नोट, यानी कि जिस रेशियो में करेंसी नोट छपेगा वो रेशियो, यानी करेंसी नोट और गोल्ड दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। इसे कहते हैं PRS। लेकिन अब PRS सिस्टम पर नोट नहीं छापा जाता। अब जो भारत देश में करेंसी नोट छापी जाती है वो MRS को हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी कि RBI को अभी नोट छापने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो 200 करोड़ का कैपिटल। इस 200 करोड़ की कैपिटल में से बात करें तो भारत देश में
इसे दो सिस्टम में बांटा गया कि 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और रेस्ट 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के रूप में या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। यानी कि पहले जो भारत देश में करेंसी नोट छापा जाता था वो किस सिस्टम पर, तो वो थी पीआरएस, जिसे कहते थे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अब जो करेंसी नोट छापी जाती है वो किस पे, तो एमआरएस, जिसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के लिए आरबीआई के पास कितना कैपिटल होना चाहिए, तो 200 करोड़। इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ किसके रूप में, गोल्ड के रूप में, रेस्ट 85 करोड़ फॉरेन करेंसी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। यानी कि हम लोग देखें तो इस गोल्ड क्वाइन को रिजर्व रखा गया और इसके एवज में करेंसी नोट छापी गई। यानी हम लोग यहां पर देखेंगे तो भारत में पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट पेपर करेंसी नोट कब छपा ऑफिशियली, तो 1862। पहले इंडिया में नोट छापा जाता था किस सिस्टम पर, तो पीआरएस सिस्टम। अब जो नोट छापा जाता है किस सिस्टम पर, तो आगे हमने बताया आपको कि एमआरएस सिस्टम। इंडिया में क्वाइन से रिलेटेड एक्ट कौन सा, तो क्वाइनेज एक्ट 1906। करेंसी नोट से रिलेटेड एक्ट कौन सा, तो करेंसी नोट एक्ट 1861। यानी कि अब जो है भारत में करेंसी नोट छापी जाती है किस पे, तो उस सिस्टम का नाम हो गया एमआरएस, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके लिए कि आरबीआई को 200 करोड़ का कैपिटल चाहिए, 115 करोड़ गोल्ड और रेस्ट 85 करोड़ या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये तो मिनिमम रिजर्व है, लेकिन गवर्नमेंट इससे ऊपर भी रिजर्व रखती है। करेंसी नोट से रिलेटेड मैं एक सेशन ही अपना रखूंगा जिसमें कि करेंसी नोट से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन वैसे हम थोड़ा सा जान लेंगे 1862 से लेकर के अभी तक जो भी भारत देश में करेंसी नोट छपा है वो सब के सब क्या है, तो सब के सब लीगल टेंडर मनी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है। देखिए भारत देश में जो भी करेंसी नोट छापी जाती है वो सब के सब लीगल टेंडर है। अचानक क्या हुआ कि हम लोग गोल्ड क्वाइन से कन्वर्ट हो गए किस पे, तो पेपर करेंसी नोट पे। पेपर करेंसी नोट पे आए तो लोगों ने इस क्वाइन को लेने से, इस नोट को लेने से मना कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे देश में जो भी मनी है वो सब के सब लीगल टेंडर है, अगर इसे कोई लेने से मना करेगा तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। अक्सर आप देखते होंगे कि जो करेंसी नोट है उस पर लिखा होता है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यही एक दर्शाता है कि लीगल टेंडर। तो हम लोग याद रखेंगे भारत देश में जो भी करेंसी है वो सब के सब क्या है, लीगल टेंडर मनी। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंक। तो हमने जो पिछले स्लाइड में डिस्कशन किया कि 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक को कहा गया प्रेसिडेंसी। वही प्रेसिडेंसी बैंक लॉस में था और 1921 में क्या हुआ कि उसी प्रेसिडेंसी बैंक तीनों को मर्ज करके बना दिया गया क्या, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना है, तो 1921 में बना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके बाद में एडी गोरेवाला कमेटी द्वारा रखा गया क्या, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी 1 जुलाई 1955 को बना क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि हम लोग याद रखेंगे कि 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं क्या, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट डे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना, तो 1955। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक, और किस कमेटी के द्वारा, तो एडी गोरेवाला कमेटी के द्वारा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकेले कितना काम करता, अलग अलग क्षेत्र देशों में अलग अलग जगहों पर क्षेत्रवाद की नीति थी, कहीं जातिवाद तो कहीं क्षेत्रवाद तो कहीं राष्ट्रवाद। यानी कि लोगों ने, यानी कि जो साउथ के लोग थे उन्होंने कहा कि हम वेस्ट के बैंक में पैसा क्यों लगाएं, वेस्ट वाले ईस्ट में नहीं जाना चाह रहे थे। इसीलिए क्या हुआ कि 1959 में इसके एसोसिएट्स बनाया गया और उसमें क्षेत्रवाद के अनुसार यानी क्षेत्र के अनुसार ही नाम रखा गया। पहला बैंक बना स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, दूसरा बना स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, तीसरा बना स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, चौथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पांचवा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, छठा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और सातवां स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। लेकिन ये जितने एसोसिएट्स बने, ये एसोसिएट्स भी अब नहीं है, इसमें से सबको मर्ज कर दिया गया। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज हुआ है, कब, तो वर्ष 2007-8 में। फिर मर्ज हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, कब, वर्ष 2010-11। फिर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ, यहां से हम ले लें हैदराबाद से लेकर, तो हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, त्रावणकोर, बीकानेर एंड जयपुर, ये सारा बैंक 2017-18 में जाकर के मर्ज हो गया किसमें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और इसके अलावा यही बैंक नहीं, इवन एक बैंक बना था भारतीय महिला बैंक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारतीय महिला बैंक। ये बैंक बना था कब, तो 19 नवंबर 2013।
19 नवंबर 2013 को ये बैंक बना और इस बैंक को भी 1 अप्रैल 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी एक भी एसोसिएट्स वर्तमान में नहीं है। इस समय से अगर हम देखें तो इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक वाला ब्रांच बन गया, यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांच वाला पब्लिक सेक्टर बन गया कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग देख लें तो 1921 में क्या बना? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंसी थी उसको मिला दिया गया। वो प्रेसिडेंसी 1 जुलाई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1921 में और उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 रखा गया। क्या? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ एसोसिएट्स बने और वो जो जितने 7 एसोसिएट्स बने कब बने? 1959 में। और सारे एसोसिएट्स को मर्ज कर दिया गया फिर से, किसमें? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सबसे पहली बार मर्ज हुआ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो वर्ष 2007-8 में मर्ज हुआ, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो वर्ष 2010-11 में मर्ज हुआ और बाकी जो भी 5 एसोसिएट्स थे उसको भी 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर दिया गया, किसमें? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वर्तमान समय में एक भी एसोसिएट्स नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यानी 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया गया, किसमें? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये था हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी। अब देखिए यहां पर एक कंसेप्ट आता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन में कंसेप्ट पूछा जाता है एलपीजी। इसे हम लोग कहते हैं क्या है? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन एक और कंसेप्ट है इसी तरह का, नेशनलाइजेशन, जिसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। और उसके बाद क्या आया? तो डीमोनेटाइजेशन, जिसे कहते हैं विमुद्रीकरण। यानी कहने का मीनिंग कि नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और विमुद्रीकरण। नेशनलाइजेशन में क्या हुआ कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उन प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना शेयर 50% से ज्यादा कर दिया, यानी 51% कर दिया। तो ये बैंक जो है या जो सेक्टर था वो हो गया नेशनलाइज, जिसमें बैंक भी आया, कुछ पीएसयू की कंपनियां भी आई। ये हमारे देश में 1969 में इंदिरा गांधी के समय हुआ। नेशनलाइजेशन के बाद हमारे देश में राजीव गांधी लेकर के आए कॉन्सेप्ट किसका? तो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हम लोगों ने कहा वैश्वीकरण, यानी कि पूरे ये जो विश्व है इसको बाजार के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। कोई पर्टिकुलर एरिया या कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई स्टेट या कोई कंट्री बाजार नहीं है। इसमें कहा गया कि पूरा का पूरा जो विश्व है ये क्या है? एक बाजार है जहां पर कोई भी कहीं पर जाकर के व्यापार कर सकता है। इसके बाद जो कंसेप्ट है हमारे इंडिया में आया किसका? तो मनमोहन सिंह जी लेकर के आए। जब पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने कंसेप्ट लाया लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसे हम लोगों ने कहा क्या? उदारीकरण, यानी कि लिबरल नीति अपनाने को कहा गया कि आओ हम झुक जाते हैं, आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो। और आज देखिए कि इस लिबरलाइजेशन का कमाल है, कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश में काम कर रही है। शुरुआत के दिनों में इसका विरोध भी हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी कंसेप्ट लेकर के आए प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर देना। यानी कहने का मीनिंग कि अभी जितना भी आप देखते होंगे कि जो भी काम हो रहा है रेलवे में या जहां भी, वो पीपीपी मॉडल पे होता है। पीपीपी मॉडल क्या है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी प्राइवेटाइजेशन की नीति, निजीकरण कर दिया गया। हमारे देश की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको निजीकरण कर दिया गया। एसपीडीसीएल, एनपीडीसीएल जो भी ये सब प्राइवेट कंपनियां के हाथ में दिया गया और यहां से हमारी बिजली की व्यवस्था भी सुधरी है। इसके बाद आप लोग अभी हाल में सुने होंगे डीमोनेटाइजेशन। इसका कंसेप्ट अभी आया नहीं, बहुत पहले का कंसेप्ट है, लेकिन ये हम लोग के सामने हुआ 2016 में, जहां पर 1000 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट को हटा दिया गया मार्केट से। तो बेसिकली हम लोग को कंसेप्ट जानना था NLPGD। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है LPG का फुल फॉर्म तो क्या होगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन N की बात करें तो नेशनलाइजेशन और D की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन। ये जो पांचों कंसेप्ट है इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी, यानी कि आर्थिक सुधार की नीति कही गई है इसको। किसको? तो नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन। हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में तो बेसिकली किसकी? तो नेशनलाइजेशन। इस नेशनलाइजेशन को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीयकरण। हमारे देश में अभी देखिए जितना भी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक है, सारे बैंकों के आगे पहले एक वर्ड जुड़ा होता था लिमिटेड, यानी लिखा था बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, सिंडिकेट बैंक लिमिटेड। सारा बैंक लिमिटेड था, यानी प्राइवेट सेक्टर का बैंक था।
हमारे देश में आज़ादी के बाद हम बात करें तो 1947 के बाद बहुत ही इकोनॉमिकल क्राइसिस थी, लोग भूखमरी से मर जा रहे थे। तो इस इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए कहा गया कि पहले क्या करो, गांव को सुधारो। क्यों? क्योंकि भारत जो है ये गांव का देश है। जब तक रूरल एरिया की इकोनॉमी को नहीं सुधारा जाए तब तक हमारे देश की इकोनॉमी नहीं सुधरती। और उस समय की बात है कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा प्रकोप था किसका? तो वो था मनी लेंडर्स, साहूकार या महाजन। या मनी लेंडर्स लोगों को जितना कर्ज देते थे उसका 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना रेट पर वापस लेता था। तो कहा गया कि इस मनी लेंडर्स को हटाया जाए। तो पहले क्या था कि गांव में बैंक खोला जाए। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को कहा गया कि जाइए आप रूरल एरिया में ब्रांच खोलिए, लेकिन ये कह रहा था कि मेरा बहुत ज्यादा लॉस होगा, जिसके कारण ये ब्रांच खोलने को तैयार नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, कहा कि ठीक है आपका जितना लॉस होगा उस लॉस को हम कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति करेंगे। कंपेंसेशन की बात सुनकर के ये बैंक जो है वो ब्रांच खोलने को तैयार हो गया, लेकिन गवर्नमेंट को चिंता थी कि लॉस होगा 5 रुपया, प्राइवेट सेक्टर लॉस दिखा देगा कितना, 10 रुपया। तो कहा कि ऐसा करो, गवर्नमेंट ने कहा कि इन बैंकों में अपना शेयर ही बढ़ा दो, और अगर गवर्नमेंट का शेयर 50% या 51% से ज्यादा, तो वहां पर मालिकाना हक यानी ऑनरशिप किसके पास होगी? तो गवर्नमेंट के पास होगी। और इसी प्रोसेस को हम लोगों ने कहा क्या? तो नेशनलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट अपना शेयर 51% से ज्यादा बढ़ा देती है, 51% या उससे ज्यादा बैंकों में, तो वो बैंक नेशनलाइज बैंक कहलाया। फर्स्ट फेज की बात करें हम नेशनलाइजेशन की, तो पहला फेज का नेशनलाइजेशन हुआ है 19 जुलाई 1969। जितने बैंक नेशनलाइज किए गए उसका कैपिटल फंड था मात्र 50 करोड़ रुपए। टोटल जो नेशनलाइज बैंक है वो 14 था, जिसमें से पहला बैंक कौन सा? तो इलाहाबाद बैंक, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा कैनरा बैंक, पांचवा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन हम देखें तो इसमें से कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि मर्ज हो गया अभी हाल में, जैसे ये इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। दूसरा देना बैंक, देना बैंक को कहाँ? बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। यानी कि ये जो 4 बैंक है, यहां से मर्ज होने के बाद क्या हुआ कि जो टोटल बैंक था फर्स्ट फेज में 14, ये अब इसकी संख्या बच गई कितनी? 10। गवर्नमेंट तो वैसे डिसीजन लिया है कि आगे इस बैंक को भी मर्ज किया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग को याद रखना है कि टोटल नेशनलाइज बैंक जो है वो फर्स्ट फेज का कितना है? 10, जिसमें से पहले फर्स्ट फेज में कितना था? 14। ये 14 वही बैंक थे जिसका कैपिटल फंड कितना? तो 50 करोड़ रुपए। सेकेंड फेज में नेशनलाइजेशन जो हुआ है हमारे देश में वो कब? तो 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 वो वैसे ही बैंक को नेशनलाइज किया गया जिसका कैपिटल फंड कितना? तो 200 करोड़। और इसमें बैंकों की संख्या कितनी थी? तो 6 बैंक। पहला बैंक कौन सा? तो विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से हम देखें तो बस अब एक ही बैंक बच गया है, कौन सा? तो यहां पर एक बैंक बच गया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बाकी सारा बैंक मर्ज हो गया। यानी कि हम बात करें तो आप देखिए तो विजया बैंक जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक भी यूनियन बैंक में मर्ज हो गया। यानी यूनियन बैंक में 2 बैंक मर्ज हुए, एक कॉर्पोरेशन और एक आंध्रा। और इससे पहले जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो 1993 यानी कि 4 सितंबर 1993 को ही मर्ज हो गया था। तो 5 बैंक रिमेन बचा था, लेकिन 5 बैंक में से भी सब बैंक को मर्ज कर दिया गया और अभी एक ही बैंक बचा सेकेंड फेज का, पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी फर्स्ट फेज में से 14 में से 10 बचा और सेकेंड फेज में से 1 बचा। यानी कि अगर हम बात करें तो अभी जो इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंक हैं उसकी संख्या टोटल कितनी है? तो 11। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर क्या एसबीआई नेशनलाइज बैंक नहीं है? तो एसबीआई को आप ऐसे समझ लें कि एसबीआई ऑलरेडी नेशनलाइज होके ही बना है। एक ताकतवर इंसान होता है और एक ताकतवर बनाया जाता है। जैसा कि आप बाहुबली में देखे होंगे, एक ऐसा बाहुबली था पिताश्री जिसके पास ताकत थी और बेटा के पास ताकत ऑलरेडी था, और जो बाहुबली उसके पिताजी थे बल्लार देव के साथ प्रैक्टिस करता था। यानी उसी तरीके से नेशनलाइज बैंक बन के ही आया है। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देखिए इसका एक दूसरा एग्जांपल, भारतीय महिला बैंक। ये बैंक कब बना है? तो 19 नवंबर 2013 19 नवंबर 2013 को बना। तो ये ऑलरेडी नेशनलाइज था। यानी नेशनलाइजेशन का कंसेप्ट है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर वहां पर 51% या उससे ज्यादा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 51% लेके वो बैंक आया तो वो ऑलरेडी नेशनलाइज है। तो नेशनलाइजेशन एक्ट में इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं लिया जाता। तो फर्स्ट फेज में टोटल 14 था, जिसमें से बच गए 10 बैंक, और सेकेंड फेज में टोटल 6 था, जिसमें से बच गया 1। तो 10 और 1 कितना, 11। यानी कि इंडिया में टोटल नेशनलाइज बैंक की संख्या कितनी, 11। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत देश में पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या कितनी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में याद रखिएगा नेशनलाइज बैंक कितने हैं, तो 10 और 1 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कितना हो गया, तो 1। तो 10 और 1 11, यानी कि टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने, 11। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग लेकर के आएंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर। बैंकिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि बैंक हमारा टोटल 4 कैटेगरी में बट जाएगा, जिससे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला बैंक है कौन सा, तो सेंट्रल बैंक। दूसरा हो जाएगा कौन सा, कमर्शियल बैंक। तीसरा हो जाएगा कौन सा, तो कोऑपरेटिव बैंक। और चौथा कौन सा, तो डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक। फिर हमारा जो ये कमर्शियल बैंक है ये भी 2 पार्ट में बट जाएगा। कौन कौन सा, तो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। फिर शेड्यूल भी हमारा 2 पार्ट में बटेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक भी 4 पार्ट में हो जाएगा, इंडियन प्राइवेट, फॉरेन प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। और उसी तरीके से ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें 11 हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में बैंकों के हम लोग एस्टेब्लिशमेंट पे भी बात करेंगे। अभी बैंकिंग लाइसेंस की बात करें तो उसके लिए चाहिए कितना, तो 500 करोड़ का कैपिटल। 500 करोड़ के कैपिटल के साथ 10 सालों का फाइनेंशियल सेक्टर चलाने के एक्सपीरियंस, और उसके 25% ब्रांचेस कहाँ हो, तो रूरल एरिया में। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेकर के आएंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रिवाइज कर जाते हैं सारे सबको। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक में ज़्यादा नहीं याद रखना हम लोग को। स्टार्ट करेंगे हम लोग सीधा सन 1770 अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा बैंक बनाया गया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिस बैंक को भारत देश का पहला बैंक कहा गया। 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को कहा जाता था उसमें प्रेसिडेंसी के पास ही नोट छापने का अधिकार था। 1862 में फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी नोट इशू हुआ। करेंसी नोट से रिलेटेड एक्ट करेंसी नोट एक्ट 1861, क्वाइन से रिलेटेड एक्ट क्वाइनेज एक्ट 1906। फिर पहले जो भारत देश में नोट छापा जाता था वो पीआरएस सिस्टम पर, और अब नोट छापा जाता है एमआरएस सिस्टम पर। एमआरएस के लिए आरबीआई के पास 200 करोड़ का कैपिटल चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और रेस्ट 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के रूप में। हमारे देश में जो भी मनी है सब के सब लीगल टेंडर है। उसके बाद जो है हम लोग बात किए थे किसकी, तो 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना वो प्रेसिडेंसी बैंक का मर्ज करके मिला दिया गया तीनों को। फिर नेशनलाइजेशन फर्स्ट फेज में, अगर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात करें तो उससे पहले क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को बनाया गया। फिर 1959 में इसके एसोसिएट्स बनाए गए, फिर उसके सारे एसोसिएट्स मर्ज हो जाते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा ब्रांचेज वाला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। अगर नेशनलाइजेशन की बात करें तो उससे पहले हम लोगों ने जाना नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन में जो प्राइवेट बैंक थे वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है कि अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा देती है। और नेशनलाइजेशन फर्स्ट फेज में होता है 19 जुलाई 1969 यानी 19 जुलाई 1969। टोटल जिसका कैपिटल फंड 50 करोड़ है, टोटल बैंक था 14, जिसमें से अब बच गया कितना, तो 4 बैंक मर्ज हो गए और बच गया टोटल 10। सेकेंड फेज का नेशनलाइजेशन 15 अप्रैल 1980, टोटल 6 बैंक में से 1 बैंक बच गया, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो टोटल हो गया कितना, तो नेशनलाइजेशन की बात करें तो नेशनलाइज बैंक हो गया 11, और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 1 नेशनलाइज और 1 एसबीआई, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक 11। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा सेशन पसंद आया तो आप जाइए हमारे चैनल क्वेस्ट, अनअकैडमी क्वेस्ट, और यहाँ पर कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और आप हमसे टेलीग्राम से इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ये मेरा कोड, रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। जैसे आप ये मेरा कोड डालेंगे RPK10 तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि हर तरह के सब्सक्रिप्शन पर एप्लीकेबल है। बैंक हो, SSC हो, UPSC, रेलवे या स्टेट PCS हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक कैटेगरी यानी 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है अनअकैडमी, और हर कैटेगरी पे ये कोड एप्लीकेबल होगा RPK10, याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।